नमस्कार बच्चों, मैं महिपाल चौधरी विज्ञान विषय के चैप्टर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके साथ बात करूंगा, जिसमें हमने कल वाले वीडियो के अंदर 1 से 10 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज आगामी इस वीडियो के अंदर 11 से लेकर 21 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिनसे लगभग आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और इसका फ़ायदा आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 के अंदर होगा। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? 11वां प्रश्न है। जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई अभिकर्मक है, एक अभिकर्मक है, वो टूट जाता है। जब दो उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट हमारा दो, एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह संगमरमर का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो उत्पाद बनेंगे और इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे और नए उत्पाद का निर्माण करे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और विस्थापन इस अभिक्रिया के अंदर ये फेरस है। फेरस कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार कॉपर निकल जाता है। तो ये फेरस ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो यह अभिक्रिया कैसी हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को जो विस्थापित कर देता है तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें दो विस्थापन होगा। सामान्यतः बात है भाई द्वि का मतलब दो, विस्थापन यानी विस्थापन। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान किसका होता है? आयन तो आप जानते ही, ये सोडियम है, सोडियम प्लस का तो ये धनायन है, Cl पर माइनस का तो ये ऋणायन है, ये तो आप जानते ही हैं। तो सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम बेरियम को विस्थापित कर देता है, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। इस प्रकार ये अभिक्रिया हुई, इसके अंदर दो विस्थापन हुआ और विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। आगे बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है उसकी बात करें तो पहले तो सामान्य इसकी बेसिक जानकारी की बात करें तो एक होता है उपचयन। क्या होता है? उपचयन। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन तो जुड़ती है, ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन का क्या होता है? निकलती है। कहने का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, ये होता है उपचयन में। और अब एक होता है अपचयन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन तो निकलेगी, ऑक्सीजन क्या होगी? निकलेगी, ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन के प्लस यानी वृद्धि। यहाँ प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब उसकी कमी, ह्रास। तो अपचयन अभिक्रिया कैसी होती है? जिसके अंदर हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास। और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। वे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, उपचयन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अपचयन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल बनता है और कॉपर बनता है। एक कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन की कमी क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी अपचयन अभिक्रिया। तो यहां पर कॉपर का क्या हुआ? अपचयन हुआ। ठीक है। और ऑक्सीजन जुड़ी है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है?
तो उपचयन कहलाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का तो उपचयन हुआ और कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन हुआ। तो जब उपचयन और अपचयन साथ साथ होती हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्न है, अपचयन व उपचयन में दो दो अंतर लिखिए। तो अब तो रेडॉक्स अभिक्रिया ही जान लिए तो अपचयन और उपचयन में अंतर बताना तो आसान हो गया। अब अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि एवं ऑक्सीजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास, जबकि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ये आपस में उल्टी है। अपचयन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस, उपचयन ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन माइनस। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 की बात करें, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण मतलब कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या है या संक्षारण किसे कहते हैं, एक ही बात है। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने से खराब हो जाती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा है, लोहा अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो खराब हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। जल वाष्प के संपर्क में आएगा फिर भी उस पर जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो खराब होना ही क्या है, संक्षारण है। चांदी का काला होना, चांदी जल के या जल वाष्प या वातावरण में वातावरण के संपर्क में आते ही उसका रंग कैसा होने लगता है, काला होने लगता है। सल्फाइड जो सल्फाइड है, कार्बोनेट है, इन के संपर्क में आते ही चांदी का रंग काला होने लगता है। तो ये क्या हो गया, एक संक्षारण हो गया। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तांबे के ऊपर, तांबा ही वातावरण के जलवाष्प के आर्द्रता के अम्ल के संपर्क में आते ही उस पर हरी परत चढ़ जाती है तो ये क्या होता है, संक्षारण। लोहे पर जंग लगना आदि, ये क्या है, संक्षारण है। संक्षारण का मतलब कोई धातु है, कोई वस्तु है, धातु है, वो संपर्क में आती है आर्द्रता और अम्ल के तो क्या हो जाता है, वो खराब होने लगती है। और खराब होना क्या है, संक्षारण है। उदाहरण के चांदी का काला होना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना इत्यादि। ठीक है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद एवं गंध में उपचयन के कारण परिवर्तन हो जाता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थ है जैसे आचार है और कोई तेली पदार्थ हैं, उनको यदि हम लंबे समय तक रखते हैं तो उनके स्वाद और गंध, उनके स्वाद और गंध के अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस किसके कारण आता है, उपचयन के कारण। उपचयन का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि उपचयन यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइड्रोजन के संपर्क में आ जाते हैं। मतलब भाई कोई आर्द्रता के संपर्क में आएगा, आर्द्रता का मतलब ये जल वाष्प है, तो जल वाष्प यानी हाइड्रोजन के संपर्क में आ गया और ऑक्सीजन उससे यदि निकल जाती है तो उपचयन हो जाता है और उपचयन के कारण उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है तो ये विकृत गंधिता कहलाती है। अब है प्रश्न, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑक्सीजन को हटाकर उसे विकृत गंधिता से बचाने के लिए और उसके अंदर ऑक्सीजन को हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसे वो फूली हुई रहे, खराब नहीं हो। ठीक है। अब एक प्रश्न है, बिना बुझा हुआ एवं बुझे हुए चूने का सूत्र लिखिए। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक। अब बिना बुझे हुए चूने के अंदर यदि हम जल मिलाते हैं, प्लस के अंदर क्या करते हैं, जल मिलाते हैं तो ये चूना बुझ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक। तो ये चूना क्या हुआ, पानी डालेंगे तो वो चूना क्या होगा, बुझ जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड है और बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वातावरण के संपर्क में आएगा, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफेदी के लिए करते हैं, तो वो वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसके संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा,
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaCO3 और ये क्या निकलेगा, जल वाष्प में तापमान लगेगा तो वो जल उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 की जो अभिक्रिया होगी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल वहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम जब घरों पर सफ़ेदी करते हैं तो पहले वो इतनी गहरी नहीं होती, बाद में गहरी हो जाती, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और हाइड्रोजन भाई जल निकल जाता है। अब प्रश्न है 11 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है मैंने बता ही दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना है वो जब वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का एक उपयोग लिखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का एक उपयोग लिखिए। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग है श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर फर्स्ट के जो कल वाले वीडियो के अंदर 1 से 10 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया वो समझ में आए होंगे। और आज हमने 11 से लेकर 21 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, जरूर समझ में आए होंगे। और सत्र 2023 जो बोर्ड की परीक्षा है उसके अंदर महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट पूरा हो जाता है और कल हम चैप्टर 2 अम्लसार एवं लवण उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।